वक्फ एक्ट के रिलेशन में एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए थे, जिसमें ये सुनने को आ रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट एक बिल प्रपोज करने वाली है जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की पावर्स को कर्व किया जा सकेगा। जहां मुस्लिम लीडर्स को इस अमेंडमेंट और चेंजेस के अगेंस्ट देखा गया, वहीं कुछ लीडर्स और लॉयर्स ने इस मूव को काफी प्रेज किया है, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर अश्विनी उपाध्याय भी हैं। एक वीडियो के जरिए उन्होंने गवर्नमेंट के इस मूव पर अपनी राय दी है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनी जाएगी, जो वक्फ एक्ट के प्रोविजंस को चैलेंज करती है और इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस को सीक करती है। इस प्ली में स्टेट किया गया है कि हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड अदर कम्युनिटीज के पास कोई सेफगार्ड नहीं है अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने का फ्रॉम इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वक्फ इशूड बाय वक्फ बोर्ड्स। इसीलिए हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, बहाईस, क्रिश्चियंस एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस डिस्क्रिमिनेटेड है और ये आर्टिकल्स 14 और 15 को ऑफेंड करता है। आपको बता दूं कि इस PIL को और किसी ने नहीं बल्कि अश्विनी कुमार उपाध्याय, प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड बीजेपी लीडर ने ही फाइल किया था और स्टेट किया था दैट सेवरल प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 आर मेड अंडर द ग्रैब ऑफ मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज, but there are no similar laws for followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Judaism, Bahaism, Zoroastrianism and Christianity. Hence, it is against the secularism, unity and integrity of the nation. The Waqf is not mentioned anywhere in the Constitution. जहाँ एक तरफ उनकी इस PIL पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट जल्द ही करने वाला है, वहीं एक वीडियो के थ्रू उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के इस मूव पर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए हैं और कहा है कि कानून को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, टोटल 44 चेंजेस किए गए हैं, 44 सेक्शंस को बदला गया है और कानून के तहत बोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी मान्यता मिल गई है। उन्होंने आगे कहा है, वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना पड़ेगा, यानी अगर आप अपनी ज़मीन को डोनेट करना चाहते हैं, आप कुछ दान करना चाहते हैं, वक्फ करना चाहते हैं, तो बाकायदा उसको स्टैंप ड्यूटी पे लिखना होगा किसने वक्फ किया है, कब वक्फ किया है, किसके सामने वक्फ किया है, बाकायदा गवाहों के बयान भी होंगे। महिलाओं की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो जाता था वक्फ बोर्ड का, जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिसके औलाद नहीं होती थी, वो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को नहीं दे पाती थी, वो महिला अपने भांजे को नहीं दे पाती थी, अपनी बहन के बच्चे को नहीं दे पाती थी, अपने देवर के बच्चे को नहीं दे पाती थी, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड छीन लेता था। उस पर भी रोक लग गई है। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ जो डिक्लेयर करने की पावर थी, पता चला जंगल को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, पहाड़ों को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तमिलनाडु के एक मंदिर को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तमिलनाडु के गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, एयरपोर्ट को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को उस अनलिमिटेड पावर पे रोक लगाई गई है। सर्वे का काम अब वक्फ बोर्ड का सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, बल्कि कलेक्टर को पावर दे दी गई है। कलेक्टर उसका सर्वे कराएंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 3 MPs को जोड़ दिया गया है, 2 लोकसभा के MP और एक राज्यसभा का MP को। 2 नॉन मुस्लिम्स भी इसमें सदस्य जोड़ दिए गए हैं और वक्फ ट्राइब्यूनल की जो पावर थी अनलिमिटेड, उसको भी थोड़ा कम किया गया है। एडवोकेट ने बताया कि वक्फ ट्राइब्यूनल को टाइम बाउंड तरीके से विवाद को डिसाइड करना पड़ेगा। वीडियो के जरिए लोगों को समझाते हुए एडवोकेट ने कहा है, इसलिए अगर वक्फ एक्ट को सुधारने के लिए 44 बदलाव करना पड़ रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कानून कैसा रहा होगा। 1954 में नेहरू जी ने बहुत सोच समझ के भारत के जमीनों पे अवैध कब्जा करवाने के लिए इसको बनाया था और नतीजा दुनिया के 50 देशों की जो क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास एरिया हो चुका है। सवाल यह बनता है कि भारत संविधान से चलता है और संविधान में तो वक्फ का नाम कहीं शब्द ही नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान रिलीजन के आधार पर कानून बनाने का विरोध करता है। संविधान कहता है कि रिलीजन के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान SC/ST के लिए कानून बनाने को कहता है, लेकिन रिलीजन के आधार पर कानून बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कहता, बल्कि मना करता है। क्यों? खुद ही ये सवाल करके उन्होंने इसका जवाब भी दिया है और कहा है, मना करता है क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ था और उस विभाजन के बाद ये संविधान बना था। तो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आप SC/ST के लिए अलग से नियम बनाइए, कानून बनाइए, आयोग बनाइए, मंत्रालय बनाइए, महिलाओं के लिए अलग से कमीशन बनाइए, आयोग बनाइए, मंत्रालय बनाइए, महिलाओं के लिए SC/ST के लिए अलग से वेलफेयर स्कीम शुरू करिए। लेकिन रिलीजन के आधार पर न कानून बनेगा, न मंत्रालय बनेगा, न कमीशन बनेगा, न ट्रिब्यूनल बनेगा, नियम कानून बनेगा। अब संविधान रिलीजन के आधार पर कानून बनाने का विरोध करता है और ये वक्फ कानून तो रिलीजन के आधार पर ही है, मजहब के आधार पर है।
इसी बात पर जोर देते हुए एडवोकेट ने सोचने पर मजबूर किया कि ये वक्फ बोर्ड बड़ी चालाकी से क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह मजार जो बैन हो रही हैं, उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, कब्रिस्तान को भी, जो पक्का कब्रिस्तान होता है, बाउंड्री बनी होती है, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि कुरान में ना मजार कहीं लिखा हुआ है, ना दरगाह कहीं लिखा हुआ है, ना पक्का कब्रिस्तान कहीं लिखा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना अन इस्लामिक है और अन कुरानिक है। अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि अरब में, दुबई में, कुवैत में, कतार में, बहरीन में, मस्कट में कहीं पर भी एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल, वक्फ कानून केवल संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि कुरान विरोधी भी है, इस्लाम विरोधी भी है, और इसके लिए उनका मानना है कि इसको खत्म होना चाहिए। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए भी सुना गया कि संविधान कहता है एक देश एक विधान, एक देश एक कानून, तो वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। अगर दान के लिए कानून बनाना है, चैरिटी के लिए कानून बनाना है, तो वन नेशन वन चैरिटी कोड होना चाहिए। आपको अगर धार्मिक स्थानों के लिए कानून बनाना है तो वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। यानी आप संपत्ति के लिए है तो वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। इसका मतलब संविधान ये कहता है कि आपका समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान दान संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, जो कानून हो वो सबके लिए एक हो। लेकिन वक्फ कानून जो 44 बदलाव के बाद भी आ रहा है, अभी भी वो संविधान के स्पिरिट में नहीं है। देश में चलने वाले कई ट्राइब्यूनल्स का नाम देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से एक भी ट्राइब्यूनल किसी मजहब के लिए नहीं है। जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो सारे जनरल न्यूट्रल है और रिलीजन न्यूट्रल है, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल ये जनरल न्यूट्रल नहीं है, ये रिलीजन न्यूट्रल नहीं है, ये तो पर्टिकुलर एक मजहब के लिए बना है। उन्होंने कहा इसलिए मेरा ये मानना है, और जो सबसे बड़ा खतरा है, कहते नहीं किसी समस्या को खत्म करना तो जड़ से खत्म करिए। और वक्फ बोर्ड होना चाहिए, न माइनॉरिटी बोर्ड होना चाहिए, न माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, न वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए। जो कानून है सबके लिए। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक बड़ी समस्या, इसके वेतन बांटा कौन देगा, इस पर भी उठाई है और कहा कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे से ये जो वक्फ काउंसिल बनेगा या वक्फ ट्राइब्यूनल बनेगा, वक्फ बोर्ड बनेगा, इसमें इनकी अगर मीटिंग होगी तो जो चाय मनाई जाएगी वो भी जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, आम जनता के पैसे से होगा। और उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी समस्या जो पहले जमीन कब्जा हो चुकी है, क्या उसको वापस लेने का इसमें कोई प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस समय 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, संख्या के हिसाब से 9 लाख जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है। उन्होंने बताया है कि मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी मॉरिशस का एरिया उसका डबल तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत के वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है 10 लाख एकड़ उससे कम है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ये नहीं लगता है कि केवल बदलाव करना चाहिए। मेरा ये मानना है ये वक्फ एक्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल, ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिलहाल जो बदलाव हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूँ। लड़ाई जारी रहेगी जब तक एक देश एक धर्मस्थल संहिता नहीं होगी, एक देश एक दान संहिता नहीं होगी, एक देश एक संपत्ति संहिता नहीं होगी, जब तक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड लागू नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो ये थी एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की मन की बात और उनके विचार। इस पर आपका क्या स्टैंड है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।